गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, या मैं बोलूँ कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था, उसका टेस्ट भी हो गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं तो हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी पार्ट है, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एक बात करेंगे कि दे आर द बाई पेरेंटल। इसके अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। ये बात हमने क्लियर की थी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो हैं गैमेट्स। गैमेट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का मतलब सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो आपको वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। जैसे कि मेल में होता है एग, मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है एग। स्पर्म और एग को हम गैमेट्स बोलते हैं। ओके, दे विल फ्यूज टू प्रोड्यूस द न्यू यंग ऑर्गेनिज्म, न्यू यंग वन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस के अंदर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्लासिफाई करेंगे मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मैं बोलूँ मेल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है और फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस होता है। सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो पहली बात कि ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये हुआ कि भैया हर एक बॉडी के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगी। Unisexual. Each body contains one sex. Either it is male or female. Got my point? चलिए, तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि भैया रिप्रोडक्शन किस एज में स्टार्ट होगा, गैमेट्स कब बनना स्टार्ट होंगे, कब हम कहेंगे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, कब हम कहेंगे कि हम सेक्सुअली मैच्योर हो गए, कब हम ये कहेंगे कि इस एज में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए, और सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। सो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो एक साथ बढ़ती है, एक साथ मैच्योर होती है या एक साथ चलती है। कि ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ग्रोथ होगा तो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी करेगा। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ कि उसके सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना। जब हमारी ग्रोथ होगी, बॉडी की ग्रोथ होगी, तो सेक्स ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होगी। वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा जब उसके सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो जाए, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाए। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इज ए सेक्सुअल प्रोसेस। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरिटी एक साथ होती है, साथ साथ चलती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब कि एक ऐसा मेथड है, या मैं कहूँ कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एक वो स्टेज है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो गया है, अडल्ट हो गया है, इस लायक हो गया है कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सके, ग्रोथ कर सके। तो एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे आप समझते हो चेंजेस, आप छोटे थे, छोटे से आप बड़े हुए तो आपकी बॉडी ने ग्रोथ किया ना। अब सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, वो आपकी बॉडी का हिस्सा है, तो सेक्स ऑर्गन्स भी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और एक ऐसी एज आती है जब हम कहते हैं भाई तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम अडल्ट हो गए हो, जिसको घर में हम लोकल भाषा में बोलते हैं बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। इसका मतलब कि आप मैच्योर हो गए हो, आप चीजों को समझने लग गए हो, आप मैच्योर हो गए। तो एक ऐसी स्टेज जिसमें हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर एक यंग पर्सन, एक न्यू बॉर्न जो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रोथ करके उस स्टेज तक पहुंचा है, रीच द मैच्योरिटी एंड बिकम अडल्ट। जब भी हम ये कहने लग जाएं कि आप मैच्योर हो गए हो, अडल्ट हो गए हो, तो वो स्टेज कौन सी है, प्यूबर्टी स्टेज है। प्यूबर्टी स्टेज के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो उस स्टेज से पहले नहीं होते। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो मेल्स होते हैं उनके 13 और 15 साल की उम्र में ऐसे चेंजेस आते हैं जो उससे पहले नहीं होते। फीमेल्स के अंदर 10 से 14 साल के बीच में ऐसे चेंजेस आते हैं जो उस स्टेज से 10 साल से पहले नहीं होते, वो 10 साल के बाद ही होना शुरू होंगे।
तो वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? प्यूबर्टी कहलाते हैं। उस एज को हम अडोलसेंस भी बोलते हैं, अडोलसेंस, एडल्ट बोलते हैं। ओके, तो एट द एज ऑफ 10 to 14 गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का मतलब फिजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से आपको कहा जाए कि आप मैच्योर हो गए हो, अडल्ट हो गए हो। 13 से 15 साल के बीच में बॉयज के अंदर प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का मतलब फिर मैं बताता हूँ, फिजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से आपको ये कहा जाता है या आप ये समझा जाता है कि नाउ वी आर मैच्योर। एक यंग पर्सन है, वो मैच्योर हो गया है और अडल्ट हो गया है। मैं कहता हूं कि आप अडल्ट हो गए हो। तो अडल्ट हो गए हो तो इसकी क्या पहचान है? मैं कैसे समझूं कि आप अडल्ट हो गए हो? अडल्ट होने का मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल हो गए हैं। देखिए, दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो वो मटेरियल तैयार करेंगे आपकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, और वो मटेरियल है गैमेट्स। कि जब ह्यूमन बॉडी मेल और फीमेल गैमेट्स बनाना शुरू कर दे अपनी बॉडी के अंदर, उस समय हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल हो गए हैं। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स अभी, जो सेक्स ऑर्गन है वो अभी बाकी है मैच्योर होना है। सेक्स ऑर्गन मैच्योर नहीं हुए, वो सिर्फ फंक्शनल हुए हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब नाउ दे आर रेडी टू प्रोड्यूस गैमेट्स, एग एंड स्पर्म। और एग और स्पर्म के फ्यूजन से ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस के। ओके, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स अभी मैच्योर नहीं हुए। जब वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, या मैं बोलूं कि जब सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स and secondary sex organs. Primary sex organs are those organs which produce the gametes. Secondary sex organs are those organs which work on these gametes, कि उनको ट्रांसपोर्ट करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्ट में हेल्पफुल होना। अभी आप इतना ही समझे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, या अडल्ट होना या एडोलसेंस में जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो फंक्शनल हो जाते हैं, जो कि एज है 10 to 14 ईयर्स। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गिव राइज टू गैमेट्स, यही तो बताया था। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब एक्टिवेट हो जाता है तो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल के अंदर जब एक्टिवेट हो जाता है, वर्किंग हो जाता है, तो ओवरीज हैं वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं। या मैं बोलूं कि हमारे टेस्टिस और ओवरीज जब स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो वो एज होती है प्यूबर्टी। ओके, और जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज विच प्रोड्यूस द स्पर्म एंड ओवा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दे आर ऑर्गन्स विच डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, वो जो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते। स्पर्म प्रोड्यूस कौन कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है, ओवरीज कर रहा है। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरीज ओवा प्रोड्यूस करता है। ये 13 से 15 साल के बीच में एक्टिवेट हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, तो ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि इन गैमेट्स को वो कंडक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं। कंडक्ट द टेस्ट गैमेट्स, उनको नरिश करते हैं, इनको नरिश करते हैं, फूड देते हैं ताकि मैच्योर हो जाए। एंड एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है वो एसेंशियल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, जब आपको एक ट्यूब मिलेगी जिसका नाम है वासा डिफरेंशिया, ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेटस, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड्स, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। कि मतलब जब प्यूबर्टी आ जाएगी, प्यूबर्टी के बाद जब आपके सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नरिशमेंट ऑफ गैमेट्स में, कंडक्शन ऑफ गैमेट्स में, उनको हम सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सो एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्ट। तो देखिए, चाइल्डहुड और अडल्ट, एक तो बच्चे हैं और एक मैं कहूं बड़े हो गए, उन दोनों की जो बीच की स्टेज है उसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। इस समय
इस समय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनना शुरू हो जाते हैं। मेल गैमेट को टेस्टिस बनाएंगे, फीमेल गैमेट को ओवरीज बनाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस दिखते हैं आपको? कब कहोगे कि हम बचपन को अब बचपन से ऊपर आ गए हैं, बचपन हमारा खत्म हो चुका है? तो बहुत सारे सिमिलर चेंजेस हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में ही दिखते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी हेयर्स जो होते हैं उनका थिक हो जाना, मोटा होना, आपका जो जेनिटल एरिया है वो डार्क हो जाना, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके एरिया, उसके आसपास की जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी। आपकी ऑयली स्किन होना, स्किन आपकी ऑयली लगने लग जाएगी, और आपको बॉडी के बारे में सारा ज्ञान हो जाता है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी फुंसियां जो होती हैं, ये सारे चेंजेस हैं। ये सारे चेंजेस कब होते हैं? जब एडल्ट हो जाते हैं हम, आपके हेयर्स थिक हो जाते हैं। ओके, ये तो कॉमन चीजें थी, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में भी हेयर थिक्स होंगे, फीमेल में भी हेयर थिक्स होंगे, उनकी स्किन दोनों की ऑयली हो जाती है और बॉडी की अवेयरनेस हो जाती है। अब देखते हैं बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपके फेशियल हेयर, आपकी दाढ़ी आना, छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाना, इसका मतलब आप अडल्ट हो रहे हो। क्रैकिंग वॉइस, आपकी वॉइस में बदलाव होना, ठीक है। लो पिच, पतली, लो पिच का मतलब आप तेज, बच्चे होते हैं वो कैसे बोलते हैं, पहले तो बहुत मीठा सा बोलते हैं, अब आपकी लो पिच हो जाएगी, क्रैकिंग जैसी आवाज आने लगेगी, थोड़ी सी मोटी आवाज हो जाएगी। आपका एडम्स एप्पल, लैरिंग्स ग्रो करेंगे, लैरिंग्स आपके ग्रो करेंगे, आपके शोल्डर्स चौड़े हो जाएंगे, आपकी पेल्विस नैरो हो जाएगी। पेल्विस अपनी नाभि के नीचे का हिस्सा, कमर, कमर से नीचे का हिस्सा नैरो हो जाएगी। गर्ल्स में क्या क्या चेंज होंगे? ब्रेस्ट एनलार्ज, ब्रेस्ट बड़ी हो जाएगी। स्किन बिकम डार्क बिलो द निप्पल्स, निप्पल्स के बिलो जो स्किन होती है वो क्या होगी? डार्क हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फ्लो ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाएगा। पेल्विस बिकम ब्रॉड, पेल्विस है वो चौड़ा हो जाएगा। स्किन बिकम थिन, अब जो स्किन है वो पतली हो जाएगी। फैट डिपोजिशन, बटक्स पे, हिप्स के ऊपर क्या होगा? फैट डिपोजिशन हो जाएगा। और एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो हम सेक्स ऑर्गन की पूरी डिटेल पढ़ाएंगे आपको, ओवरीज, फेलोपियन, वेजाइना, यूटेरस और लेबिया, ये सारे हम आगे जब हम इंडिविजुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके, चलिए, सो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म, तो इसका मतलब हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड टेक द स्पर्म, इसका मतलब क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नियर टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस आर द बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पढ़ के आए थे हम, जिनको हम गोनाड्स भी बोलते हैं। प्रेजेंट आउटसाइड इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रटम बिहाइंड द पेनिस, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिहाइंड द पेनिस, बिल्कुल पेनिस के नीचे होते हैं। ओके, बिहाइंड द पेनिस। और जो इसकी कवरिंग है, ये जो पाउच है, ये जो थैली है, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। अब इस स्क्रोटम का बहुत ज्यादा यूज है। स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी होती है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर होता है टेस्टिस का। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? 2 डिग्री कम तापमान होता है एज कंपेयर टू आवर बॉडी। ओके, टेस्टिस के अंदर क्या होंगे? टेस्टिस के अंदर हैविंग दिस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो टेस्टिस है इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पेनिस तक जाएंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कंडक्ट करेंगे स्पर्म, कनेक्टिव टिश्यू। तो टेस्टिस के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैविंग द लीडिंग सेल्स। एक बात का ध्यान रखेंगे कि टेस्टिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है
टेस्टिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नाम है लीडिंग सेल्स, जो कि सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। और उस सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, जो क्या प्रोड्यूस कराएगा? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो हम यही तो बोल रहे थे कि टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है जो कि एक तरह से स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या चीज है? टेस्टिस के अंदर है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और ये पूछ लिया जाए कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, ठीक है, तो वो बोलोगे आप ये सेक्स ऑर्गन है जो कि लीडिंग सेल्स सीक्रेट करते हैं। सो टेस्टिस के अंदर है लीडिंग सेल्स सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। सो ओवरऑल बात क्या हुई कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पर्म। देखिए, दोबारा देखिए, ये हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है। टेस्टिस हैव द लोब्यूल्स हैविंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। तो ओवरऑल क्या बात होगी? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वही क्या प्रोड्यूस कर रही है? स्पर्म। नेक्स्ट ट्यूब, दूसरी ट्यूब, वासा इफ्रेंशिया। दे आर द ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्स हैविंग सीलिएटेड सेल, उनके अंदर सीलिएटेड सेल्स होती हैं। हमने बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ एनी सेल, कोई भी सेल होती है उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आउटग्रोथ होती है, उनको हम सीलिया बोलते हैं। ओके, अब ये जो सीलिया हैं ये क्या हेल्प करती हैं? ये टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालती हैं और पेनिस तक लेके जाती हैं या फिर साइट ऑफ रिप्रोडक्शन तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। सो वासा डिफरेंशिया इज अनदर ट्यूब हैविंग द सीलेटेड सेल्स जो स्पर्म को लेके जाएंगी। दैट ड्रेन्स द स्पर्म, ड्रेन्स का मतलब बाहर निकालना, बाय मीन्स ऑफ करंट। किसके हेल्प से? करंट प्रोड्यूस होता है बाय सीलेटेड सेल्स। सीलेटेड सेल्स जब बीट करती हैं तो आयनिक करंट प्रोड्यूस होता है जिससे स्पर्म क्या करता है? बाहर आता है। एक तीसरी ट्यूब है जिसका नाम है एपिडिडिमस। दे आर 4 to 6 सेंटीमीटर, दिस इज द सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स। दे स्टोर एंड नरिश द स्पर्म फॉर सेवरल डेज, और इसके अंदर वो क्या करती हैं? स्टोर करती हैं और नरिश करती हैं। तो चलिए मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं सिर्फ समझाने के लिए। ये टेस्टिस है, टेस्टिस का ये बाहर वाला पोर्शन, इसका क्या नाम है? स्क्रोटम है। ये पेनिस अटैच है, ठीक है। यहां से ट्यूब्स से, ये टेस्टिस है, इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है जो लीडिंग सेल्स रखती है अपने पास। लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। ओके, चलिए, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सारी चीजें हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लीडिंग सेल्स हैं जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस कराती हैं, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लीडिंग सेल्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, नाउ फिर इसके बाद हमारी ट्यूब आई वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के अंदर क्या है? सीलिएटेड सेल्स हैं जो क्या करेंगी? स्पर्म को मूवमेंट कराएंगे। फिर स्पर्म को मूवमेंट कराने के बाद दूसरी ट्यूब में स्पर्म पहुंच जाएगा जिसका नाम है एपिडिडिमस, जो कि 4 से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो स्पर्म को नरिश करती है और स्टोर करके रखती है। तो हम अब एक एक पढ़ लेते हैं। वासा डिफरेंशिया, ये वासा डिफरेंशिया मस्कुलर ट्यूब है, अराइजेस फ्रॉम एपिडिडिमस, ये एपिडिडिमस से निकलती है। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टेस्टिस है, टेस्टिस में यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और ये जो ट्यूब है दिस इज द ट्यूब, इसको हमने बोला एपिडिडिमस ट्यूब। एपिडिडिमस ट्यूब, और एपिडिडिमस ट्यूब क्या कर रही है? कंडक्शन ऑफ स्पर्म। ये देखिए स्पर्म इधर से चलेगा, स्पर्म चलेगा तो कहां पहुंचेगा? वासा डिफरेंशिया ट्यूब में, वासा डिफरेंशिया ट्यूब में। ओके, दोबारा देखेंगे आप, ये टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यहाँ से स्पर्म है वो एपिडिडिमस, यहाँ से जो स्पर्म है वो एपिडिडिमस से में गया, एपिडिडिमस से होता हुआ ये ओनली दिस ट्यूब इज एपिडिडिमस, ओनली दिस ट्यूब इज एपिडिडिमस।
और एपिडिडिमिस का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था? एपिडिडिमिस का हमने फंक्शन पढ़ा था 4 से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि स्टोर करती है स्पर्म को। तो इस स्पर्म को एपिडिडिमिस ने यहाँ से स्टोर किया। स्टोर होने के बाद यहाँ से स्पर्म का मूवमेंट शुरू हुआ और इसका क्या नाम है? वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया क्या है? ए मस्कुलर ट्यूब अराइजेज फ्रॉम एपिडिडिमस। एपिडिडिमस से निकलती है और एपिडिडिमस कहाँ से आती है? स्क्रोटम से आती है। ओके और जिस जगह से आती है, जिस पॉइंट से आती है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्यूनियल कैनाल एंड एंटर्स द एब्डोमेन, और ऊपर हमारे ऊपर एब्डोमेन में एंटर करती है। तो टेस्टिस से सबसे पहले जो ट्यूब है जो आउट करेगी वो क्या है? एपिडिडिमस। एपिडिडिमस किससे अटैच होगा जाके? वासा डिफरेंशिया से। ओके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं स्क्रोटम के अंदर, जिसके अंदर क्या है? लीडिंग सेल्स हैं। लीडिंग सेल्स का क्या काम है? वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके चलिए यहां तक हमने पढ़ा। वासा डिफरेंशिया मस्कुलर ट्यूब है, अराइजेस फ्रॉम एपिडिडिमस, कम आउट ऑफ स्क्रोटम थ्रू इंग्यूल कैनाल एंड एंटर्स द एब्डोमेन. Now next is receives the duct from seminal vesicles and called as ejaculatory duct. अब यहां से देखते हैं where it is, ये रहा, ये वासा डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया चलती है आगे। वासा डिफरेंशिया को बीच में एक और ट्यूब कनेक्ट करती है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स। यहां से सेमिनल वेसिकल्स में जुड़ा। फिर उसके पास एक दो ग्लैंड्स है जिसका नाम है कोपर्स ग्लैंड। ये दो कोपर्स ग्लैंड है। तो कोपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन भी इस ट्यूब में आया, सेमिनल वेसिकल्स का सीक्रेशन भी इस ट्यूब में आया। वासा डिफरेंशिया से स्पर्म आया। स्पर्म किसके साथ मिला? सेमिनल वेसिकल्स के सीक्रेशन के साथ। सेमिनल वेसिकल्स के सीक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंटेंट है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर फिर कोपर्स ग्लैंड के साथ जुड़ा और ये आगे ट्यूब में बढ़ गया और इस ट्यूब का नाम क्या दे दिया? इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो ट्यूब है ये कहाँ है? पेनिस के अंदर है। पेनिस के अंदर जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी का मतलब हो गया इससे इजेक्शन होगा स्पर्म का, बाहर स्पर्म बाहर आएगा। चलिए, रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। ये हमारी एक तरह से वासा डिफरेंशिया इजैकुलेटरी डक्ट कब कहलाएगी? जब सेमिनल वेसिकल्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, सीक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर्स ग्लैंड। और सीक्रेशन ये हमारे क्या है? कोपर्स ग्लैंड है, ये हमारे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये दोनों भी अपना सीक्रेशन रिलीज करेंगे, अपना मटेरियल रिलीज करेंगे। तो वासा डिफरेंशिया के अंदर 3 मटेरियल रिलीज हुए। सेमिनल वेसिकल्स ने रिलीज किया, कोपर्स ग्लैंड ने रिलीज किया और प्रोस्टेट ग्लैंड ने। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है? म्यूकस, चिकनाई, चिकनाई रिलीज करता है। ओके ओके नाउ secretion from seminal vesicles from duct, secretion from duct of seminal vesicles from urogenital duct while joining the ejaculatory duct. ये क्या लिखा है? ये कुछ भी नहीं लिखा है, ये सिर्फ इतना लिखा है कि भैया यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स हैं वो अपना सीक्रेशन करेंगी और वो ट्यूब क्या कहलाएगी? ejaculatory duct कहलाएगी। ओके, नाउ दिस वन इज ejaculatory duct. Urogenital duct receives the secretion from prostate gland and Cowper's gland. Now ये जो Cowper's gland है, ये जो prostate gland है, ये अपना secretion रिलीज करेंगे और जब secretion रिलीज करेंगे तो हम इसको ejaculatory duct बोल रहे हैं, इसको हम urinogenital duct भी बोलते हैं, urinogenital duct. Okay. Now the seminal vesicles present between the urinary bladder and rectum प्रोड्यूस विस्कस एल्कलाइन सीक्रेशन रिच इन फ्रुक्टोज प्रोटीन फाइब्रिनोजन। अब पूछ लिया जाता है कि सेमिनल वेसिकल्स हैं वो क्या रिलीज करती हैं वासा डिफरेंशिया के अंदर? तो क्या क्या रिलीज करेंगी? अल्कलाइन सीक्रेशन जिसके अंदर फ्रुक्टोज होगा, प्रोटीन होगा और फिब्रिनोजन होगा, जो कि टोटल 60 से 70% बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा का। प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ? लिक्विड सब्सटेंस। ओके, स्पर्म के अंदर 60 से 70% जो सीक्रेशन है वो किसका है? सेमिनल वेसिकल्स का है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे? अल्कलाइन, विस्कस एंड मिल्की। जो सीमेन का कलर है वो मिल्की होता है, स्पर्म का जो कलर है वो मिल्की होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड।
ओके ये क्यों जरूरी होता है? बिकॉज ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। ओके और ये फोर्स प्रोड्यूस करता है इजैक्यूलेशन के बाहर निकलने के लिए, स्पर्म को बाहर निकालने के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तीसरा था हमारा कोपर्स ग्लैंड, ओपन्स इनटू यूरोजेनिटल डक्ट, यूरोजेनिटल डक्ट के अंदर खुलता है। दिस इज द यूरोजेनिटल डक्ट जिसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोल रहे हैं। ये कोपर्स ग्लैंड क्या देता है? लुब्रिकेशन, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और एल्कलाइन सीक्रेशन करेगा। नाउ इस जो इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल रहे हैं हम, ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बोल रहे हैं, इसकी ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसके अंदर जो डक्ट्स होती हैं ये सारे के सारे किस स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं? पेनिस के अंदर होती हैं। इरेक्टाइल मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, कोपुलेटरी ऑर्गन है। इट्स टिप इज ब्रॉड, ब्रॉड टिप होती है, सेंसिटिव होती है, जिसको हम ग्लांस बोलते हैं। स्किन के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम ग्लांस बोलते हैं। ओके पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपियोस। ठीक है, प्रीपियोस। और ये किसकी बनी होती है? 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। ध्यान रखेंगे पेनिस के अंदर कौन सी टिश्यू होती है? स्पॉन्जी टिश्यू होती है, स्पॉन्जी टिश्यू होती है। जो सीमेन रिलीज होगा वो क्या होता है? मिल्की व्हाइट एल्कलाइन स्पर्म, विस्कस होता है, मिल्की होता है, व्हाइट होता है। 2.5 to 4 ml इसकी क्वांटिटी होती है। सीमेन के अंदर 300 से 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। ओके स्पर्म के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, फिब्रिनोजन होता है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स होते हैं, अल्कलाइन केमिकल्स होते हैं। ओके नाउ व्हाट इज स्पर्म? देखिए सीमेन इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट कंटेन स्पर्म प्लस अदर सब्सटेंसेस। अब स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट होता है। ओके मेल गैमेट होता है स्पर्म। इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में, हेड में, मिडल पीस और टेल। हेड पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है और टेल पार्ट होता है। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये शायद बन नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द माउस, आगे इसमें बनाया हुआ है हमने। हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है, हेड की जो कवरिंग होती है उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम किस लिए यूजफुल होता है? एग को फ्यूज करने के लिए, एक्रोसोम। ओके चलिए मिडल पीस के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेंट्रियोल होगा, एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर मूवमेंट, एनर्जी प्रोड्यूस करता है मूवमेंट के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए ये टेल है, ये मिडल पार्ट है जिसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये टॉप पार्ट है जिसको हेड बोलते हैं, कवरिंग को क्या बोल रहे हैं हम? एक्रोसोम। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। सो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार बता देता हूँ, ये टेस्टिस है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय leading cells. Okay, leading cells. These leading cells are present in seminiferous tubules, connective tissue है। जो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो स्टोर होगा एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस से जो स्पर्म है वो पहुंचेगा वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया वो ट्यूब है जिसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स भी जुड़ेंगी, कोपर्स ग्लैंड भी जुड़ेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड भी जुड़ेगा। तो ये 3 पार्ट है, 1 2 3। इन तीनों पार्ट जुड़ने के बाद वासा डिफरेंशिया क्या कहलाती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट या फिर यूरोजेनिटल डक्ट। अब इन तीनों ग्लैंड्स के अपने अपने स्पर्म के साथ, देखिए ये स्पर्म था, स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल्स ने भी अपना सीक्रेशन दिया, कुछ रिलीज किया इस ट्यूब के अंदर, कोपर्स ग्लैंड ने भी कुछ रिलीज किया और प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी कुछ रिलीज किया। अब स्पर्म के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे जो वो मटेरियल है पूरा का पूरा वो कहलाया सीमेन। तो सीमेन के अंदर क्या क्या होंगे? स्पर्म्स होंगे और बहुत सारे केमिकल्स भी होंगे, सीक्रेशंस भी होंगे फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड फ्रॉम कोपर्स ग्लैंड। तो इन तीनों को अलग अलग आपने पढ़ना है। सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, कोपर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके हम एक लाइव क्लास भी लेंगे जल्दी ही, देन वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।